बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ धमाका खेज पेशरफ्त के साथ। नाज़रीन, इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद न होने पर इमरान खान ने इम्पोर्टेड सरकार और इसके आलमी सरपरस्त अमरीका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, जिस पर वाशिंगटन और लंदन में और नई दिल्ली में खतरे की घंटियां बज गई हैं। सूरत हाल ऐसी तशवीशनाक हो गई है कि पाकिस्तान में अमरीकी और बरतानवी सफीरों की दौड़ें लग गई हैं और उनकी तरफ से आसफ जरदारी, नवाज शरीफ और चौधरी शुजात से हंगामी मुलाकातें की गई हैं। ये खबरें आप तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन अंदर की जो सूरत हाल है, अंदर की स्टोरी है, वो आज हम पहली बार वाशगाफ अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन, बहुत खास वीडियो है आज ये कि बहुत बड़ा धमाका हो गया है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके पसे पर्दा क्या कहानी है वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि ये मामला क्या है और इतनी हंगामी सरगर्मियां क्यों अचानक शुरू हो गई हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नाज़रीन जो ईवान इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं, जिन्हें पावर कॉरिडोर्स भी कहा जाता है, वहां ये सरगोशियां क्यों शुरू हो गई हैं कि मालदीव में तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म जो है वो पाकिस्तान में चलेगी। नाजरीन, मालदीव में तो चीन, रूस और अमेरिका भारत के हुमायती उम्मीदवारों के दरमियान जो मुकाबला हुआ, सदारती इलेक्शन हुआ, इसमें अमेरिका व भारत के हामी जो हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार थे उसे शिकस्त हो गई और चीन और रूस का जो हामी अपोजिशन उम्मीदवार था मोहम्मद मोइज़ो, वो नया सदर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान में जो पूरी फिल्म चलने जा रही है, इसकी वजह क्या है? अमेरिका और बरतानिया ने पाकिस्तानी वोटर्स के सियासी रुझान के हवाले से जो नया सर्वे करवाया है, इसमें ये क्या धमाका खेज नताइज सामने आए हैं। इमरान खान ने द इकोनॉमिस्ट में जो मजमून लिखा है, इसमें एक बार फिर खुल्लम खुल्ला अमरीकी मुदाखलत को अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार क्यों करार दिया। हालांकि कुछ अर्सा पहले तक वो थोड़ा सा डिप्लोमेसी से काम लेने लग गए थे, लेकिन अब वो फिर खुलकर क्यों बोले हैं, इसके पीछे क्या राज है और उसके बाद अमेरिकी और बरतानवी सफीरों की जो दौड़ें लगी हैं, ये क्या राज है, ये आज पहली बार हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। साइफर केस के जो गुब्बारे से नाज़रीन साइफर केस के गुब्बारे से खान ने हवा कैसे निकाली है, ये तमाम धमाका खेज खबरें भी आज के इसी वीडियो में हम शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात में पीटीआई की मुमकिना कामयाबी की सूरत में चीन, रूस, अमारात, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और कतर की तरफ से कितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं और इमरान खान को अगले 10 बरस का इक्तदार देकर पाकिस्तान किस तरह आलमे इस्लाम में एक कायदाना किरदार हासिल कर सकता है और एशिया और अफ्रीका का बहुत बड़ा एक मरकज बन सकता है तजारत का। इस एक्सक्लूसिव वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम हस्बे दस्तूर हस्बे मामूल जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, जो इमरान खान ने ऐलान जंग किया है, इस हवाले से हमारे कुछ साबिक कालम थे जो हम कलम कहानी के नाम से रोजनामा और साफ में लिखते रहे हैं। आल पाकिस्तान जो उनका एडिटोरियल पेज है, उस पर शाया होता है हमारा कालम, और जो हमारी वीडियोस हैं इनमें भी हमने साबिका वीडियोस में इमरान खान किस तरीके से अल्लामा इकबाल का शाहीन साबित होने जा रहा है और किस फलसफे पर वो चल रहा है, क्योंकि लोगों को उसकी सियासत की समझ नहीं आ रही। उसकी सियासत का हवाला देते हुए हमने साबिका वीडियोस में और साबिका कालम में ये 2-3 अशार लिखे थे इकबाल के। कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि आप किसी वीडियो में उनकी दोबारा तशरीह करें और उनको जो मौजूदा हालात में इमरान खान की पॉलिसी है उसके साथ मिलाकर डिस्कस करें। तो इसका जो हमारी वीडियो है एक्सक्लूसिव, जो इसकी एक्सक्लूसिव मालूमात हैं जो अभी हमने आपके साथ शेयर करनी है, उनके बाद एंड में जो इकबाल के चाहने वाले हैं और इमरान खान के मतवाले हैं, इमरान खान के टाइगर्स हैं, उनके लिए हम इन 2-3 अशार की पूरी तशरीह भी बयान करेंगे। शेर अब हम एक दफा पढ़ देते हैं, तशरीह जो है इसकी वो आपको इस वीडियो की आखिर में मिलेगी, फिर आपको पूरी वीडियो सुनना पड़ेगी। नाज़रीन, पहला शेर ये है, शेर कि हो जिस दिल में हक के लिए मरने की तड़प, हो जिस दिल में हक के लिए मरने की तड़प,
پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور پھر اس خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ اور دوسرا شعر ہے، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اور دو شعر مزید ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ ناظرین، ان اشعار کی گفتگو کی تشریح یہ ہم اینڈ میں، اور کس طریقے سے جو عمران خان کی موجودہ حکمت عملی ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ان اشعار کے تناظر میں سمجھ آئے گی آپ کو کہ کس طریقے سے جو اقبال نے اصلی جو سچی تبدیلی اور حقیقی تبدیلی اور انقلابی تبدیلی کا جو راستہ بتایا ہے اس پر عمران خان عمل کر رہا ہے۔ اسی کے تحت پی ٹی آئی کی جو تطہیر ہو رہی ہے، اس میں عمران خان کو بظاہر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو تیزاب سے غسل دیا جا رہا ہے، اور جب تیزاب میں زیورات کو اور سونے کو غسل دیا جاتا ہے تو جو میل کچیل ہے وہ دور ہو جاتا ہے، پھر خالص سونا بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک خالص سونا بچنے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے پوری تفصیل اور تشریح اینڈ میں اس ویڈیو کو ہم آپ کو بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج کا یہ جو بہت بڑی دھماکہ خیز پیش رفت ہے، اعلان جنگ ہے کپتان کا، امریکہ، بہادر اور برطانیہ اور انڈیا کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے، اور ان کے جو یہاں پہ پاکستان میں سہولت کار ہیں ان کے خلاف۔ اب پہلے اس کی تفصیل سن لیں۔ ناظرین، پاکستانی رائے کے جو سروے ہیں ان میں امپورٹڈ نگران حکومت کی سرپرست پی ڈی ایم جماعتوں کی عوامی مقبولیت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ جو نئے سروے کروائے ہیں خود امریکہ اور برطانیہ نے، کیونکہ ان کے بہت سے سٹیک ہیں پاکستان میں، اور وہ بہت کنسرن ہے انہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو۔ انہیں بہت شوق ہے اس بات کا کہ فوری طور پر پتہ کریں، تاکہ اگر دیکھیں کہ ان کے مطلب کے نتائج نہیں آ رہے تو پھر کوئی نئی ڈیولپمنٹ کی جائے۔ وہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، ان ملاقاتوں میں جو باتیں ہوئی ہیں، اندر کی خبر وہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، چونکہ کوئی بہتری نہیں آئی، ان کی جو پی ڈی ایم رکن جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، جے یو آئی فے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور جو دیگر جماعتیں ہیں کاف لیگ وغیرہ، ان کی جو صورتحال ہے بالکل بہتر نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ عوام سخت نالاں ہیں، ووٹرز بہت غصے میں ہے۔ تو امریکہ، برطانیہ اور انڈیا نے پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات کو ایک خطرناک جوا قرار دے دیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو پاور کوریڈورز میں باتیں ہو رہی ہیں اس میں امریکہ، بھارت اور برطانیہ اب یہ اعلانیہ کہنے لگ گئے ہیں کہ پاکستان میں ایک بڑا جوا ہو رہا ہے 8 فروری کو، اور ہم یہ جوا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور اس لیے انہوں نے اب کھل کر پاکستان میں بھی مصر کی طرح مارشل لا کے نفاذ کی لابنگ شروع کر دی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور کاف لیگ کی قیادت سے امریکہ اور برطانیہ کے سفیروں کی یہ جو حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ یہ سب اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ بڑی بریکنگ نیوز، بڑی ایکسکلوسیو خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو امریکی اور برطانوی سفیروں کی حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ اس آپشن پر غور کیا گیا کہ اگر 8 فروری کے عام انتخابات نہیں ہوتے تو پھر پاکستان کا اگلا نظام کیسے چلے گا۔ اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے، اور ان ملاقاتوں کے حوالے سے ناظرین میڈیا کو جو پریس ریلیز جاری کیے گئے ہیں وہ اصل گفتگو کا بالکل الٹ ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو میڈیا کو جاری کی گئی خبریں ہیں ان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان ملاقاتوں میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ 8 فروری کے عام انتخابات ہر صورت میں منعقد ہونے چاہیے، لیکن اصل گفتگو اس سے بالکل الگ ہوئی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے یہ بتایا گیا، نئے سروے کے حوالے سے یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جناب پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تو عمران خان 65 اور 95% نشستیں جیت رہا ہے، جبکہ بلوچستان اور سندھ میں معاملہ 50-50 کے لگ بھگ ہے۔ یوں کل ملا کر وہ 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت لے جائے گا، اسے نااہل بھی کر دیا جائے تو بھی برسر عام انتخابات میں یہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد اس کی مرضی کا وزیر اعظم بنے گا، اس کی مرضی کا صدر بنے گا، اس کی مرضی کا چیئرمین سینٹ بنے گا
चारों सूबों में उसकी मर्जी के गवर्नर होंगे और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो 100% और 50-50 चांसेस हैं कि बलोचिस्तान और सिंध में भी इमरान खान की मर्जी का वजीर आला होगा। ये जनाब सूरत हाल होगी और तकरीबन 8-9 माह बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इमरान खान के लिए नरम गोशा रखने वाले होंगे और 1.5 साल बाद जो नया आर्मी चीफ आएगा और नया ISI चीफ आएगा वो भी फिर इमरान खान की मर्जी का होगा। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान को चीन, रूस, सऊदी अरब, अमारात, कतर, तुर्की और ईरान पर मुश्तमिल नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक में एलानिया शामिल होने से फिर कोई नहीं रोक सकेगा। फिर ये नाज़रीन जवाबी रजीम चेंज होगा। जो 2-2.5 साल पहले एक रजीम चेंज हुआ था, तो असल रजीम चेंज वो होगा जो पाकिस्तान पहली बार एक आजाद खारजा पॉलिसी के साथ दुनिया के मंजर पर छा जाएगा। ऐसा कहना है ज़राए का कि ये डिस्कस हो रही हैं ये चीज़ें कि जो ये 8 फरवरी के आम इंतखाबात हैं आप उन्हें ईजी ना लें। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का एक पहला कदम साबित हो सकते हैं जिसको फिर रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, इसी मुमकिना मंजरनामे की वजह से ये कहा जा रहा है कि मालदीव के आम इंतखाबात तो महज एक ट्रेलर था, असल फिल्म तो पाकिस्तान के आम इंतखाबात में चलेगी जो इस पूरे खित्ते की सियासी और स्ट्रेटजिक सूरत हाल को तब्दील कर देगी। नाज़रीन, यही वजह है कि जो अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि अमेरिका ने चीन, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान को खसूसी तशवीश वाले मुमालिक करार दे दिया है। नाज़रीन, चीन और शुमाली कोरिया की तो हर किसी को समझ आ रही है कि वो एलानिया अमेरिका के साथ महाज आरई में उलझे हुए हैं, तो उन्हें अगर आप खसूसी तशवीश वाले मुमालिक करार देते हैं तो बात समझ आती है। लेकिन पाकिस्तान जो बज़ाहिर अमेरिकी इत्तहादी भी है और जहां इंपोर्टेड निगरान हुकूमत भी प्रो अमेरिका है और इस इंपोर्टेड निगरान हुकूमत की जो सरप्रस्त PDM जमातें हैं जिन्हें अगले इस 8 फरवरी के आम इंतखाबात में बरसर इख्तिदार लाने की कोशिशें हो रही हैं धांधली के जरिए, प्री पोल रिगिंग के जरिए, वो भी अमेरिका की सहूलतकार हैं। तो फिर अमेरिका को पाकिस्तान के हवाले से ये तशवीश जाहिर करने की क्या जरूरत है और फिर पाकिस्तान को चीन और शुमाली कोरिया के साथ ब्रैकेट करके बायसे तशवीश वाले मुमालिक की कैटेगरी में डालने की क्या जरूरत है। तो अब आपको हमारी स्टोरी की समझ आ गई होगी। अगर आपने अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का ये बयान नहीं पढ़ा तो आप आज के अखबारात में या 1-2 दिन आगे पीछे के अखबारात में ये बयान ढूंढ सकते हैं। मीडिया में भी चला है ये बयान और फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो हमने स्टोरी आपको दी है कि ये क्यों दौड़े लगी हैं इनकी, कि सूरत हाल उनके कंट्रोल से निकल रही है और 8 फरवरी एक डरावना ख्वाब बना हुआ है। नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान के लिए तो डरावना ख्वाब है ही, लेकिन जो पाकिस्तान को अमेरिकी कैंप में हर सूरत में रखना चाहते हैं इंडिया, भारत और बरतानिया और अमेरिका, तो ये जनाब इसे सूरत हाल है। नाज़रीन, ये एक्सक्लूसिव खबर थी इसलिए हमने सोचा कि तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस की जाए। नाज़रीन, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान से भी आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि मामलात इस तरह नहीं हैं जिस तरह ये जो पाकिस्तान का कंट्रोल्ड और बिका हुआ बिकाऊ मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सूरत हाल आपको बता रहा है। ये बिल्कुल सूरत हाल नहीं है। ये लोग सिर्फ आपका हौसला तोड़ना चाहते हैं ताकि आप पोलिंग डे पर बाहर ना निकलें और ये सोचे कि जनाब धांधली हो जाएगी। वो धांधली जिन्होंने करनी है उनके अपने हाथ पांव फूले हुए हैं, उन्होंने क्या धांधली करनी है। इतना ज्यादा फर्क है नाज़रीन, पंजाब में 65% और खैबर पख्तूनख्वा में 95%, बलोचिस्तान में 50% और सिंध में भी 50%। ये सूरत हाल खुद उनके अपने जो जायजे हैं, जो प्री पोल होते हैं, सर्वे होते हैं इलेक्शन से पहले, उनका वो रिजल्ट आया है। तो इसलिए भाग दौड़ लगी हुई है हर तरफ और पाकिस्तानी अवाम का ये जो बदला हुआ मूड है, अमेरिका और इसके सहूलतकारों की रातों की नींदें हराम कर दी हैं उसने, और उन्हें खतरा है कि तमाम तर प्री पोल रिगिंग के बावजूद 8 फरवरी को पाकिस्तानी वोटर मुल्क को अमेरिकी गुलामी से निकालने का फैसला दे सकते हैं। और इमरान खान ने जिस तरह कहा था कि हम कोई आपके गुलाम हैं, अवाम 8 फरवरी को जब मोहर लगाएंगे तो साथ ये नारा भी लगाएंगे कि हम कोई आपके गुलाम हैं। ये नाज़रीन सूरत हाल बनी हुई है, इसलिए ये दौड़ें लगी हुई हैं, इसलिए ये मुलाकातें हो रही हैं
اور اس کے باوجود بھی انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آخری حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مصر کی طرح مارشل لا ہی لگوا دیا جائے۔ ناظرین بڑی ایکسکلوسیو خبر آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس لیے ایسی خبریں اگر آپ نے بر وقت ریسیو کرنی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری جو خبریں ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین آخری آپشن کے طور پر عام انتخابات ملتوی کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کی جو سازشیں ہیں وہ بہت تیز ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہماری تازہ ترین ویڈیوز اس حوالے سے مزید بھی آئیں گی تاکہ جو اندر کی خبر ہے وہ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین میچ کے جو آخری اوورز ہیں وہ جوں قریب آ رہے ہیں، عمران خان نے بھی اب کھل کر کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں انہوں نے جو مضمون چھپوایا ہے اس میں کھل کر انہوں نے امریکی حکومت اور سائفر کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکی دباؤ پر میری حکومت ختم کی گئی۔ ناظرین یہ جو باؤنسر تھا یہ عام مضمون نہیں تھا، یہ ایک باؤنسر تھا جو نہ امریکہ کھیل سکا ہے اور نہ ہی نگران حکومت اور اس کی سرپرست پی ڈی ایم جماعتیں اس کا جواب دینے کے قابل ہیں۔ عمران خان کی اس جرأت رندانہ سے ایک بہت اور بڑی خبر ہم ناظرین آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان کی اس جرأت رندانہ پر ماسکو سے بیجنگ تک اور تہران، انقرہ اور ریاض تک سنسنی دوڑ گئی ہے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے اور پورے ملک میں اس نے ہر نشست پر اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی اپنے مضبوط امیدوار کھڑے کر دیے ہیں اور کسی ایک سیٹ پر بھی وہ بلا مقابلہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ جو پرو امریکن سیاستدان ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ پورے ملک میں اتنی بھاری اکثریت رکھنے کے ساتھ ساتھ خطرہ بھی بنا ہوا ہے، لیکن خود اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے۔ وہ جیل میں بند ہے، اس کی ساری قیادت جیلوں میں بند ہے اور جو باقی بچی ہوئی ہے وہ روپوش ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ بہت بڑے حوصلے اور جرأت اور دلیری کی بات ہے کہ وہ اکانومسٹ میں ایک کالم لکھتا ہے اور دنیا کی جو سپر پاور ہے اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ اس نے میری حکومت ختم کی سازش کر کے سائفر کے ذریعے۔ تو ناظرین یہ کوئی معمولی بات آپ اسے نہ سمجھیں، یہ جو دی اکانومسٹ میں مضمون چھپا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ کیسی بھگدڑ مچی ہوئی ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ افراتفری ہے لیکن داد و تحسین داد و تحسین پر مشتمل گفتگو ہو رہی ہے عمران خان کے حوالے سے۔ بیجنگ میں، ماسکو میں، تہران میں، انقرہ میں، ریاض میں اور ایشیا میں ابھرنے والے جو نئے اسٹریٹجک بلاک کے دارالحکومت ہیں اب ان میں صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پر غور شروع ہو گیا ہے اور وہاں پر اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ عمران خان صرف پاکستان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے اہم نہیں ہے بلکہ وہ ایک عالمی اثاثہ ہے، وہ پورے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے لیے ایک امید کی کرن ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے اس پورے اسٹریٹجک بلاک کا، اور اسے امریکہ، برطانیہ اور بھارت کے رحم و کرم پر عمران خان کو اور اس اتنے قیمتی اثاثے کو جو دنیا کی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس پیش رفت کے بعد، اس غور و فکر کے بعد ناظرین ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگلے 1-1.5 ہفتے کے دوران چین اور سعودی عرب کی طرف سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واضح اور دو ٹوک گفتگو کیے جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی کہ ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا مارشل لا لگنے جا رہا ہے۔ جو بھی کوئی بات ہوگی لیکن عمران خان کی سلامتی اور پی ٹی آئی کے تحفظ کے حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا کہ اگلے 1-1.5 ہفتے کے دوران یہ جو نیا اسٹریٹجک بلاک ہے ہمارے دوست ممالک کا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے دو ٹوک بات کرنے جا رہا ہے۔ تو ناظرین اب ان اشعار کی پر گفتگو کرتے ہیں جس میں اگر آپ نے حقیقی تبدیلی لانی ہے، حق کے لیے لڑنا ہے تو پھر کیا حکمت عملی ہونے چاہیے، یہ ان چند اشعار میں اقبال نے، شاعر مشرق نے، حکیم الامت نے بیان کی ہے۔ فرمایا ہو جس دل میں حق کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور پھر اس خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ اس میں ناظرین بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حق کے لیے جد و جہد کرنی ہے، حق کے لیے مرنے کی تڑپ اگر آپ میں ہے، حق کے لیے جد و جہد کرنے کی آپ میں جوش ہے، جنون ہے، تو اس کا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، یعنی اپنے
अपनी जो कमज़ोर आदमी है, कमज़ोर सियासी जमात है, कमज़ोर काम है, वो हक के लिए नहीं लड़ सकती। ये पहला नुक्ता है। पहला मरहला ये है कि आप अपनी जमात में, आप अपनी ज़ात में, आप अपनी कौम में, आप अपने मुल्क में, आप अपने सिस्टम में, आप अपनी हुकूमत में जान पैदा करें अगर आप हक के लिए लड़ना चाहते हैं। इसलिए कमज़ोर मुल्क, कमज़ोर कौम, कमज़ोर सियासी जमात, कमज़ोर सियासी कारकुन, कमज़ोर सियासी क़यादत बिल्कुल हक के लिए नहीं लड़ सकती। वो सिर्फ नारे लगा सकती है, एहतजाजी मुजाहरे कर सकती है। जो हक के लिए हकीकी अंदाज में लड़ने की पहली शर्त यह है कि आप अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करें। अच्छा, भी अगर जान पैदा करनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? ये फिर दूसरे शेर में हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। फरमाया कि फूंक डाले ये ज़मीनों आसमाने मुस्तआर, और फिर इस खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। थोड़े से मुश्किल अल्फाज है नाज़रीन, इसलिए हम थोड़ी तफसीर बयान करेंगे कि फूंक डाले से मुराद यह है कि उसको आग लगा दे, उसको नजर आतिश कर दे, फूंक डाले। ये ज़मीनों आसमाने मुस्तआर, मुस्तआर कहते हैं उधार, यानी किसी से ली हुई चीज को, उधार को मुस्तआर कहते हैं। और ये ज़मीनों आसमान यानी आपके जो टोटल असासे हैं, आपकी जो कुल कायनात है। अगर आप सियासी जमात हैं तो आपकी कुल कायनात आपकी क़यादत है, आपके सियासी कारकुन हैं, ये आपके ज़मीन व आसमान हैं। अगर आप एक मुल्क हैं तो आपके जो तमाम अदारे हैं, आपका जो पूरा निज़ाम हुकूमत है, आपकी जो मईशत है, आपकी जो सदारत है, आपका जो दिफा है, ये आपका ज़मीन व आसमान है। अगर आप एक फ़र्द हैं तो आपका जो जितना बिजनेस है, जो आपका कारोबार है, जो वो आपका ज़मीन व आसमान है। तो फूंक डाले यानी जो अगर ये सारी चीजें आपने कहीं से उधार ली हुई हैं तो आप उसको आग लगा दें। पहले मिसरे का मतलब ये है। मिसाल उसकी ये है कि इमरान खान की जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस्टेब्लिशमेंट से मुस्तआर ली हुई थी 2014 के आम इंतखाबात में, 13 के आम इंतखाबात में, 2018 के आम इंतखाबात में, कि उन्होंने अपने जो इलेक्टेबल्स थे इसमें घुसाए हुए थे, अपने लोगों को इसमें उन्होंने डाला हुआ था, अहम ओहदे उनको दिलवाए हुए थे। जब हुकूमत इमरान खान ने बनाई तो भी जो अहम अहम वजारतें थी, अहम अहम ओहदे थे, तो ये जो मुस्तआर लिए हुए लोग थे, जो आलमी और कौमी इस्टेब्लिशमेंट या जो मुखालिफ, जो इस इलाके के जो माफियाज हैं, जो कार्टल्स हैं, उनसे जो मुस्तआर लिए हुए लोग थे, उनको इमरान खान को अहम ओहदे देने पड़े, ब्लैकमेल होना पड़ा। तो फिर अब क्या तरीकाकार था कि अगर इमरान खान हक के लिए लड़ना चाहता है तो पहला काम उसे क्या करना चाहिए था? इकबाल ने क्या मशवरा दिया है? इकबाल ने यही मशवरा दिया है कि फूंक डाले ये ज़मीनों आसमाने मुस्तआर, यानी ये जो मांगी हुई दौलत है, ये जो मांगी हुई ताकत है, उसको आग लगा दे। और इमरान खान ने यही किया है। लोगों को इमरान खान के इस फार्मूले की समझ नहीं आ रही, लेकिन उसने, इकबाल ने जो रास्ता बताया, और ये असल रास्ता है नाज़रीन। दुनिया की किसी भी जगह पर अगर आपने इनकलाब लाना है तो उसका पहला तरीकाकार यही है कि पहला बात यह है कि आपको अपनी सियासी जमात में, आपको अपने कारकुनों में, आपको अपनी सियासी क़यादत में जान पैदा करनी होगी। अगर आप में हक के लिए लड़ने की, मरने की तड़प है तो जान कैसे पैदा होगी? कि ये जो समझ लें कि एजेंट है आपके अंदर, आपने उनसे जान छुड़ा लेनी है। अर्थर ड्रामा आपने देखा होगा कि उसमें भी वो पहला काम ये करता है कि वो गद्दारों से जान छुड़वाता है, कि जो उसके अंदर होते हैं लेकिन दुश्मन से मिले हुए होते हैं। इमरान खान भी इस मरहला फिक्र पर इस वक्त चल रहा है। उसने कोई नहीं कहा कि आप इन लोगों को अपनी जमात में रोकें, जो इलेक्टेबल्स थे या जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे या जो माफियाज के लोग थे, जो कार्टल्स के लोग थे, जो भी छोड़कर जाना चाह रहा है वगैरह जाएं 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 जाएं। यानी एक तरीके से उसने समझ लिया कि जो ये मांगी हुई इस इलीट थी, जो मांगी हुई ताकत थी, सियासी ताकत थी या मुआशी ताकत थी, कहते थे ये जनाब एटीएम है, अलीम खान भी एटीएम है, तरीन भी एटीएम है इमरान खान की, वो सारी एटीएम को भी उसने फूंक डाला है। जो भी उसके मांगी हुई जन्नत थी ना, उसको उसने आग लगा दी है। इकबाल के शेर पर वो चला है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे असली कामयाबी नसीब होगी, क्योंकि वो असल रास्ते पर चल रहा है। अच्छा, और फिर क्या फरमाया आखिरी शेर कि जब वो इन सब चीजों को आग लगा देगा और फिर इस खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। जब उसकी जमात जल गई, उसको आग लग गई नाज़रीन,
तो फिर जो खाकिस्तर कहते हैं राख को, पंजाबी में कहते हैं सवा, अब जो वो राख बची हुई है उस राख से अब पार्टी तो सारी उसकी जल गई है, अब इस जली हुई जमात में से एक जहान वो पैदा करेगा, वो उसका अपना जहान होगा। और वो जहान पैदा करने में इसने जो इतना बड़ा कारनामा किया, इतना बड़ा रिस्क लिया नाज़रीन, इकबाल के इस फलसफे पर चलते हुए इमरान खान ने, कौम ने इसकी समझ लें कि पजीराई की है, और आज कौम उसके साथ इस तरह डट कर खड़ी है कि अमरीकी सफीर भागे फिर रहे हैं कि जनाब जो रिजल्ट है अब इंतखाबात का 8 फरवरी को कंट्रोल होने के इम्कानात नहीं है, धांधली करने के बावजूद वो जीत जाएगा। तो ये बड़ा मसला बना हुआ है कि इसलिए कि उसने सच्चे रास्ते पर चला है। और अगर इमरान खान आज जीत कर आता है, अगर पुरानी पीटीआई थी ना नाज़रीन जो 2018 वाली या 2013 वाली, तो वो अगर हुकूमत में आई थी तो उस हुकूमत को कंट्रोल करना आसान था कि उसके अंदर मुस्तआर ली हुई ताकतें थी, कुव्वतें थी, इलेक्टेबल्स थे। अब अगर ये पीटीआई बरसर इक़्तिदार आएगी तो इसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सारे जानसार किस्म के लोग हैं, इमरान के बचे हुए हैं, या कारकुन हैं या वुकला हैं। फिर यानी पीटीआई के अंदर उनके जो एजेंट हैं वो नहीं होंगे, फिर वो गद्दार नहीं होंगे, फिर वो इमरान खान के बाजू कैसे मरोड़ेंगे, कैसे उसको मजबूर करेंगे। ये सूरत हाल बनी हुई है। और ये सूरत हाल किस लिए बनी है कि इकबाल वाला जो रास्ता था, जो हकीमुल उम्मत वाला रास्ता था, इमरान खान ने इकबाल के शाहीन बनकर वो रास्ता अपनाया है। लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही। कई वो लोग कहते हैं इमरान खान बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ नहीं है नाज़रीन, वो हकीकी तब्दीली चाहता है इस मुल्क में, और वो इसी तरह आ सकती थी जिस तरह इकबाल ने करा। अब दूसरा शेर अब हम बयान करते हैं कि तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारिसा है, तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। ये भी इकबाल ने फरमाया, जो पहला शेर है कि हो जिस दिल में हक के लिए मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। यानी वो फिर मुसलमानों को भी कहता है या हर उस कौम को कहता है कि जनाब जिस कौम में जिंदगी की रमक नहीं है वो ना हक के लिए जद्दोजहद कर सकती है और ना उसकी दुआ कबूल होती है। दुआ का भी यही फार्मूला है नाज़रीन कि जब आप पहले जंग लड़ें, जंग के लिए निकलें और फिर उसके बाद दुआ करें। जिस तरह ग़ज़वा बदर में आपको याद होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 थे, उनके पास न तलवारें थी, न तीर थे, न कुछ था, लेकिन पहले उन्हें मुकाबले के लिए लाए, मैदान जंग में खड़ा किया, उसके बाद सजदा रेज़ होकर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह उनका लश्कर 3 गुना ज़्यादा है हमसे, उनके पास हथियार कई गुना ज़्यादा हैं, 10-20 गुना ज़्यादा हैं, तो अब हम अब उनके मुकाबले के लिए आगे निकल आए हैं, अब तेरी मदद हमें दरकार है। तो लेकिन आप घर में बैठे या कमज़ोरी की हालत में आप दुआ नहीं मांग सकते कि आप मैदान में तो ना निकलें लेकिन दुआएं मांगी जाए, ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती। ये फलसफा है कि तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारिसा है। यानी फिर इसमें कोई अजब बात नहीं है कि तेरी आह या तेरी दुआ ऊपर पहुंचती नहीं है आसमानों तक। अजब क्या आह तेरी नारिसा कहते नहीं पहुंच रही, अजब क्या आह तेरी नारिसा है, तने बेरूह से बेजार है हक। हक यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है कि जो ऐसा जो बेरूह किस्म का जिस्म है, मुर्दा जिस्म है, अल्लाह ताला भी उससे बेजार है। खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। फिर जिंदगी की अजमत को बयान करने के लिए उन्होंने खुदा के साथ भी जिंदा का लफ्ज बोला कि या हय्यो या कयूम, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। फिर खुदा उन्हीं का है। आज पाकिस्तानी कौम में जिंदगी की रमक है, उनमें गम और गुस्सा है इस 75 बरस की गुलामी के हवाले से, इसलिए उनका जो जज्बा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज वो जिंदों में शामिल हैं और 8 फरवरी को वो फैसला देंगे। आपने मायूस नहीं होना, मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी कहता रहे आपने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देना। उनके अपने हाथों के तोते उड़े हुए हैं। जो भी सर्वे आता है, जो भी नतीजा आता है, उसमें पहले से बढ़कर ताकत हासिल होती है। और जो और फरिश्तों से एक खिताब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, वो भी इकबाल का है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बयान किया कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। यहाँ पर खेत से मुराद नाज़रीन सिस्टम है। लोग इन शेरों का मतलब नहीं समझते, जो इकबालियात को समझते हैं वो जानते हैं कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी,
یعنی جو سسٹم کچھ پروو نہ کر رہا ہو، جو کچھ رزلٹ نہ دے رہا ہو، جو سسٹم، اس سسٹم کو اس سسٹم کے اندر رہ کر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کا فلسفہ ہے کہ جو سسٹم اگر رزلٹ نہیں دے رہا، اس کی کوئی اچھا 75 سال تو ہو گئے ہیں ناظرین اس سسٹم نے اگر کوئی رزلٹ دینا ہوتا، یہ 40 سال اس قیادت کو ہو گئے ہیں، اگر اس قیادت نے کوئی رزلٹ دینا ہوتا تو یہ دے چکے ہوتے۔ اب اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ جس طرح پہلے کہا کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اس طرح یہ فرمایا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ یعنی کھیت ہو گیا پورا سسٹم، اور اس کا جو خوشہ گندم ہے، ہر خوشہ گندم یعنی اس کا ہر ادارہ، جو اس کے ہر ادارے کو جلا کر اس کی راکھ میں سے آپ نے پھر ایک نیا جہان پیدا کرنا ہے۔ یعنی ایک پوری تبدیلی، جو عمران خان تو کہتا ہے نا تبدیلی، اصل تبدیلی یہ ہے کہ پہلے ہم اس سارے سسٹم سے جان چھڑائیں گے جو کرپٹ سسٹم ہے، اور یہ اسی وقت جان چھڑا سکتے ہیں جب آپ 2/3 اکثریت دیں گے کہ عمران خان کو۔ یہ اہم نقطہ ہے، آخری فلسفہ جو ہے کہ آپ نے 2/3 اکثریت دینی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھیں کہ عمران خان کا کام شروع ہوگا۔ اگر آپ پھر ایسی طرح کی دیں گے کہ جناب لولی لنگڑی حکومت کہ پارٹی کے اندر بھی ایجنٹ بیٹھے ہوں اور اکثریت بھی 51% ہو، تو پھر عمران خان بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، 8 فروری کو آپ نے 2/3 اکثریت آپ نے دینی ہے۔ پارٹی کی تطہیر ہو چکی ہے، اس احتجاج میں غسل دیا جا چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز، اور ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، امریکی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اصل فلم چلے گی جو مالدیپ میں ٹریلر چلا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے، انشاءاللہ العزیز ایسی ہی ایکسکلوسیو گفتگو، ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز، اور شاعر مشرق علامہ اقبال کی جو عظیم شاعری ہے، اعلیٰ ترین شاعری، اس کے مثالوں کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔